हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्टरी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की जीडीपी को 8% का नुकसान हुआ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप देखते हैं ये पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक या पॉइंट होते हैं या जितनी भी करंट अफेयर्स से संबंधित न्यूज़ आती हैं उन सब से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जानेंगे जलवायु परिवर्तन क्या है, किस तरीके से ये जीडीपी को नुकसान कर रहा है और भारत की जीडीपी क्या होती है, अभी 2023-24 में कितनी आके गई है, इन सभी पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स की तैयारी नहीं भी करते हैं तो भी आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे देश की वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। इनको हाल ही में जो पावरफुल वुमेन्स की रिपोर्ट आई है फोर्ब्स के द्वारा, उसमें भारत की ओर से पहला स्थान है, भारत की पहले नंबर पर है ये। तो इससे संबंधित एक वीडियो बनाई है मैंने कि सबसे ताकतवर महिलाएं फोर्स की किस तरीके से क्या लिस्ट जारी होती है, इनको किस तरीके की कौन सी रैंक बनी है। तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जानते हैं सबसे पहले कि क्या जीडीपी है, यानी कि जीडीपी क्या होता है। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, जीडीपी की फुल फॉर्म। तो यह किसी देश के एक निश्चित अवधि यानी कि एक वर्ष 365 डे का समय, अक्सर कर ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का चुना जाता है वित्तीय वर्ष का। आपको कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है, तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक मूल्य होता है। यानी कि एक वर्ष में एक देश के अंदर कितनी वस्तुएं उत्पादित की गई, क्या क्या सेवाएं हुई, किस किस ने अपने कितनी कितनी इनकम अर्जित की, और इस तरीके से ये निर्धारित होती है जीडीपी। आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए एक साल की अवधि का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जीडीपी किसी देश की आर्थिक दक्षता क्षमता निर्धारित करती है। जिसकी देश की जितनी ज़्यादा जीडीपी होगी वो देश उतना ज़्यादा मजबूत माना जाता है। जीडीपी किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का व्यापक स्कोर कार्ड के रूप में देखा जाता है। जितनी अच्छी जीडीपी होगी उतना उस देश को अच्छा माना जाता है, मजबूत माना जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आर्थिक स्वास्थ्य का व्यापक स्कोर कार्ड के रूप में जाना जाता है। यह बताता है कि कोई अर्थव्यवस्था कितना अच्छा या बुरा प्रदर्शन कर रही है। जीडीपी की ये परिभाषा के रूप में आप समझ गए होंगे कि जीडीपी क्या होती है। मूल सार है, जीडीपी किसी देश में कंपनियों, सरकारों और व्यक्तियों की सभी गतिविधियों की माप होती है। ये भी अलग अलग परिभाषाएं हैं, इनको मैंने लिया हुआ है। जीडीपी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। कहीं पूछ लिया जाए आपसे एग्जाम में कि जीडीपी कितने प्रकार की होती है, तो ये दो प्रकार की होती है, नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। जीडीपी कैसे मापी जाती है? तो जीडीपी को 3 तरीकों से मापा जाता है। इसे आउटपुट या उत्पाद कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, आउटपुट या उत्पाद। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र यानी कि कृषि, विनिर्माण, ऊर्जा निर्माण, सेवा क्षेत्र, सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो भी आएगा उसे आउटपुट या उत्पाद में रखा जाएगा। एक होता है व्यय। इसमें घरों और सरकारों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, मशीनरी और इमारतों में निवेश, इसमें निर्यात का मूल्य, घाटा, आयात, ये सभी शामिल होता है व्यय क्षेत्र में। एक होता है आय फील्ड। इसमें उत्पन्न आय का मूल्य, अधिकतम लाभ और मजदूरी के संदर्भ में, लेकिन शुरुआती अनुमान मुख्य रूप से हजारों कंपनियों से एकत्र किए गए डाटा का उपयोग करके आउटपुट माप का उपयोग करके किया जाता है। अक्सर कर जीडीपी का जो अनुमान मुख्यतः लगाया जाता है वो आउटपुट क्षेत्र से लगाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र यही है कृषि का। और आपकी जो कंपनियां हैं देश में वो सब क्या क्या उत्पाद कर रही हैं, प्रोडक्ट बना रही हैं, उसको किस तरीके से दूसरे देशों में निर्यात किया जा रहा है, उस तरीके से ये अनुमान मुख्यतः आउटपुट क्षेत्र से लगाया जाता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर है हमारी पीपीटी में कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2022 में भारत की जीडीपी को 8% का नुकसान हुआ, जबकि 2022 में भारत की जीडीपी को जब लाभ हुआ था वो 7% का था। जैसे कि जलवायु परिवर्तन के चलते हुए नुकसान का यह आंकड़ा भारत की जीडीपी की 2022 में हुई औसत वृद्धि से भी 1% अधिक है। यानी कि 2022 में भारत की औसत वृद्धि थी 7% और नुकसान 8%, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था। जलवायु में कि किस तरीके से नुकसान होता है, तो जलवायु में आते बदलावों का खामियाजा भारत को अलग अलग रूपों में भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा आ गई, कहीं तूफान आ गई, चरम मौसमी घटनाओं का आना जाना बेहद आम हो गया है। अब जैसे कि बाढ़ आएगी, सूखा होगा तो आपकी पूरी की पूरी फसल प्रभावित होगी। और जैसा कि आपने देखा सबसे बड़ा जीडीपी का आंकड़ा आउटपुट से लगाया जाता है और ये कृषि का क्षेत्र है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही अपनी जीडीपी पर, हर एक देश की पे पड़ेगा। हालांकि ये केवल नुकसान भारत को ही नहीं हुआ है, और भी कई देशों में इसका नुकसान हुआ है जलवायु के कारण जीडीपी का।
तो जैसा कि आप समझ गए होंगे जलवायु से किस तरीके से नुकसान होता है। जब इतना अचानक से जो कि मौसम परिवर्तन होते हैं तो फसलें तो खराब होती ही हैं, उन पर प्रभाव तो पड़ता ही है। तो उस पे ये पड़ता है। इतना ही नहीं, इसका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जैसा कि हमने समझा, जब ये अलग-अलग घटनाएँ होंगी मौसम संबंधी, बेमौसम बारिश होती है तो कितना फसल को नुकसान हो जाता है, तो वो जीडीपी पर प्रभाव डालेगा। ये रिपोर्ट कहाँ से आई थी? तो ये डेलावेयर विश्वविद्यालय के जलवायु केंद्र ने अपनी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम था लॉस एंड डैमेज टुडे, हाउ क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिव आउटपुट एंड कैपिटल। ये इस रिपोर्ट का नाम था और ये डेलावेयर विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई थी। इसमें खुलासा किया गया था कि 2022 में जलवायु परिवर्तन के चलते भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को 8% का नुकसान झेलना पड़ा। तो ये नुकसान, यह आंकड़ा देश की जीडीपी 2022 के दौरान हमने बताया था औसत वृद्धि का 1% से भी अधिक है। यहाँ पर औसत वृद्धि 7% हुई थी 2022 में, और जबकि नुकसान हो गया था 8%। तो ऑन एन एवरेज 1% का हानि ही हुई थी हमारी जीडीपी को। तो ये ध्यान रखना है। और ये डेलावेयर विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट का नाम है लॉस एंड डैमेज टुडे, हाउ क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिव आउटपुट एंड कैपिटल। ये ध्यान रखना है। 2022 में भारत की जीडीपी 7% का इजाफा हुआ था। हमने बताया आपको भारत पर जलवायु परिवर्तन की मार पड़ रही है, इसके जीडीपी का 8% का इजाफा और हो सकता था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि 2022 की भारत की पूंजी संपदा यानी कि कैपिटल वेल्थ जो की थी वो 7.9% की इसमें गिरावट की गई थी। जो कि आप अपनी जो मनी स्वास्थ्य कह सकते हैं, कैपिटल वेल्थ कह सकते हैं, इसमें भी 7.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर यदि जलवायु परिवर्तन के चलते वैश्विक जीडीपी में आई गिरावट को देखा जाए तो करीब 6.3% की दर्ज की गई। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए पूरी दुनिया की, मतलब जलवायु परिवर्तन के आधार पर जीडीपी का कितनी गिरावट आई, सभी देशों को जोड़कर उनका एवरेज निकाला जाए तो ये 6.3% की गिरावट दर्ज की गई थी। जीडीपी के हुए नुकसानों में लोगों की कुल संपत्ति को हुए नुकसान को भी ध्यान में रखा गया है। इसके बिना 2022 में वैश्विक स्तर पर अर्जित जीडीपी में हुए नुकसान के जुड़े आंकड़ों को देखें तो ये 1.8% था। 125 लाख करोड़ रुपए के बराबर था, जो कि 125 लाख करोड़ कितना हो गया, इतना बड़ा नुकसान था। अगर ये जलवायु परिवर्तन की घटनाएं न होती, इस तरीके से बेमौसम आंधी तूफान ये सब आते हैं, ये ना आते, तो ये 125 लाख करोड़ रुपए का नुकसान नहीं होता। इन दोनों आंकड़ों के बीच यही अंतर है जो कि स्पष्ट करता है कि हर जगह समान नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। कमजोर देशों और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को अधिक प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक ज्यादा जलवायु परिवर्तन का असर है, जहां आबादी ज्यादा है लेकिन पैसा कम है। तो यह निष्कर्ष सामने आया कि मुख्य रूप से निश्चित है कि सबसे कमजोर देशों को अपने लोगों की संपत्ति और औसतन 8.3% का नुकसान का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अफ्रीका के देश इसमें ज़्यादा प्रभावित हुए, जहां देशों की कुल संपत्ति में 14.1% और 11.2% की औसत हानि दर्ज की गई। इस रिपोर्ट को अर्थशास्त्री जेम्स राइजिंग ने जलवायु परिवर्तन के कारण मौजूदा समय में होने वाले व्यापक आर्थिक नुकसान पर प्रकाश डाला और यह रिपोर्ट जो है 58 आर्थिक मॉडलों की मदद से तैयार की गई है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण वर्तमान जीडीपी और पूंजीगत हानि के सर्वोत्तम अनुमान का आंकड़ा करने के लिए इसमें मशीन लर्निंग जैसी तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर ये रिपोर्ट तैयार की गई। और ये रिपोर्ट अर्थशास्त्री जेम्स राइजिंग के द्वारा तैयार की गई। इस रिपोर्ट को 58 आर्थिक मॉडलों के आधार पर तैयार किया गया। ये यहाँ पर हम मैप में देख सकते हैं कौन से देश या कौन सी जगह ज़्यादा प्रभावित रही है। ये तो सही है, यहाँ पर तो इतना जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं रहा है। ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भारत भी आता है, और ये अपना चाइना, ये रूस, ये सब ये ज़्यादा प्रभावित रहे हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। यहाँ पर ये दक्षिण अमेरिका भी प्रभावित रहा है। ये अफ्रीका के भी कंट्री हैं, ये भी प्रभावित रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया तो बचा हुआ है, ये जलवायु परिवर्तन के कारण इतना प्रभावित नहीं रहा है। तो इसमें समझ सकते हैं हम किसको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ जलवायु परिवर्तन के कारण जीडीपी में। COP28 की अभी हाल ही में मीटिंग हुई है। अब ये मीटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें भी जलवायु परिवर्तन का मुद्दा अहम है, इसमें भी जिक्र किया गया है और इसके लिए एक हानि और क्षति फंड को भी मंजूरी दी गई है। COP28 जैसा कि आपको पता है 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक ये पूरी की पूरी मीटिंग चलेगी। 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक इसमें मोदी जी ने हिस्सा लिया। 1 दिसंबर को ये यहाँ पर मौजूद थे मोदी जी, और तो ये इम्पोर्टेंट है। तो धरती पर मंडराते सबसे बड़े खतरों में एक जलवायु परिवर्तन पर चर्चाओं के लिए वार्ताओं का दौर शुरू हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र ने इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP28 का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर के नेताओं को यहाँ पर एकजुट कर रहे हैं। यूएई में ये हो रहा है। ये आप ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के दुबई में ये आयोजन हो रहा है। COP28 का मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में।
इसमें इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ उससे जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पहले ही दिन दुबई में इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों के बीच उस कोष को सक्रिय बनाने पर सहमति हो गई जो जलवायु परिवर्तन द्वारा हो रहे हानि और क्षति का सामना कर रहे कमजोर देशों के नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा। विशेषज्ञों द्वारा इस समझौते को सम्मेलन के पहले ही दिन बड़ी सफलता माना जा रहा है। यानी कि एक फंड मंजूर किया गया है, इसे हानि और क्षति फंड कहा गया है, जो कि COP28 में बहुत सी कंट्रीज शामिल हैं। जो अमीर कंट्रीज हैं वो उस फंड को देती हैं जिससे कि कमजोर कंट्री में रहने वाले लोग भी अच्छा जीवन यापन कर सकें, उनकी भी अच्छी स्थिति हो सके। तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित फंड जारी किया गया है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो जो नुकसान होते हैं उसकी भरपाई करने के लिए। तो ये COP28 में एक हानि और क्षति फंड जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए जारी किया गया। ये ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर एक रिपोर्ट है IMF की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसके मजबूत मांग के कारण भारत के अपना 2023-24 का GDP का अनुमान लगाकर 6.3% कर दिया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि IMF ने भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया है। तो ये 2023 और 24 के लिए भारत ने 6.3% रहने का अनुमान किया है। 23 में भी पूछ ले तो भी 6.3% है और 24 में भी 6.3% है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि IMF द्वारा भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्री, राजनेता, व्यवसायी किस प्रकार की GDP देखना पसंद करते हैं, तो ये लगातार बढ़ती हुई GDP देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आमतौर पर इसका मतलब होता है लोग अधिक खर्च कर रहे हैं, अतिरिक्त नौकरियां पैदा हो रही हैं, अधिक कर का भुगतान किया जा रहा है। जितनी ज़्यादा इनकम होगी तो वो GDP अच्छा है और फिर उतना ही ज़्यादा वो टैक्स पेयर करेंगे तो देश के लिए अच्छा है, देश की GDP में मदद होती है। तो आमतौर पर अर्थशास्त्री, राजनेता, व्यवसायी ये बढ़ती हुई GDP को देखना पसंद करते हैं। GDP अगर गिर रही है तो इसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, व्यवसायी और श्रमिकों के लिए बुरी खबर है, नौकरियां जा रही हैं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि GDP बढ़ती है तो किस किस तरीके से नौकरियां बढ़ती हैं, उनकी आमदनी के साथ साथ किस तरीके से वो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, वो घटती है तो किस तरीके से व्यवसायियों को नुकसान होता है और लोगों की नौकरियां जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट था। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने समझा कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की GDP को 8% का नुकसान किस तरीके से हुआ। जैसा कि मौसम परिवर्तन की घटनाएं होंगी तो वो सीधा कृषि पर प्रभावित करेंगी और व्यापार को भी प्रभावित करेंगी, तो उससे लाजमी है कि GDP को नुकसान होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन को यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है, इसका आंसर कीजिएगा। वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर ले जाएंगे। निम्न में से कौन सी विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की नहीं है? तो इनमें से आप बताइएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो आप पूरा देखिएगा, उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।